और मैं पिछले 10-15 साल से भीम की जो स्थिति दूसरे पायदान पे अगर कोई बेरोजगारी के नाम पर आता है तो हमारा प्रदेश आता है, राजस्थान आता है। सर, इसका एकमात्र आपके द्वारा दिया गया या किसी अन्य समाज की तो वहाँ एकता नजर आती है, पर जब बात हमारे रावतों की आती है तो हमें बहुत सारी फूट पड़ चुकी है सर, बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। इसका कारण मीडिया पे डांट फटकार वाले वीडियो बाहर खड़े क्यों रहे, चपड़ासी के जैसे, याचक के जैसे क्यों खड़े रहे, भिक्षा मांगने की मुद्रा में क्यों खड़ा रहे? वो अधिकार की मुद्रा में होना चाहिए, कलेक्टर को बाहर आने के लिए। ये बात अभी भी बोल रहा हूँ, मैं भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा जी, काम के नाम पे वोट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजयपाल सिंह और आज मैं आप सभी लोगों को मिलवाना चाहता हूं हमारे सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता, हमारे सबसे अच्छे नेतृत्वकर्ता सुदर्शन सिंह जी रावत, जो कि हमारे भीम के एमएलए हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपसे विशेष संदर्भ में आपके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहता हूं। सर, आप एक राजनीति परिवार से थे, परंतु आपने राजनीति ही चुनी। सर, क्या उसके पीछे आपके माइंड में क्या आया कि मुझे राजनीति में आगे जाना चाहिए? सर, देखिए, राजनीतिक परिवार में होना तो सही है, परंतु मैं व्यापार कर रहा था, मेरा बिजनेस था माइनिंग का। जी सर। मैंने एमबीए किया, उसके बाद गवर्नमेंट में भी जॉब किया, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया, उसके बाद मैंने मेरा खुद का बिजनेस डेवलप किया जी। और 2018 में जब कांग्रेस पार्टी यूथ और नौजवान उम्मीदवारों को तलाश रही थी जी, तो क्षेत्र के सर्वे के आधार पे और पार्टी के निर्णय के आधार पे मुझे मौका दिया जी। और उसके बाद हम लोगों ने चुनाव लड़ा और भीम के लोगों ने मतदान किया हमारे पक्ष में और उसके बाद से लगातार हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राजनीतिक परिवार से जरूर हैं जी, पर पार्टी अपनी सर्वे के आधार पर सिलेक्शन करती है उम्मीदवार, तो उसी के तहत मुझे भी मौका मिला। हाँ, ये जरूर है कि दादा मेजर फतेह सिंह जी भी विधायक रहे, पिता लक्ष्मण सिंह जी भी विधायक रहे और मुझे भी अवसर मिला जी। तो आपने ऐसा मन में क्या आया सर कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? आपके पास में बहुत सारे सेक्टर्स थे, जिम्मेदारी थी, जो परिवार समाज सेवा में काफी वर्षों से जो काम कर रहा था, कई सारे काम अधूरे रह गए थे जो पिता के विधायक रहते हुए नहीं हो पाए थे जी। और मैं पिछले 10-15 साल से भीम की जो स्थिति बिगड़ती हुई देख रहा था, तो मेरे मन में जरूर विचार था कि अगर मौका मिला तो इसको सुधारेंगे निश्चित। जी जी जी। सर, आप किसी गेम वगैरह में भी रुचि रखते थे अपने? हाँ, मैं युवा समय के क्रिकेट हमेशा से रेगुलर खेलता रहा और स्कूल टाइम से लेके कॉलेज के टाइम तक क्रिकेट में खेलता रहा जी। और खेलों में बहुत अच्छी दिलचस्पी रही, रुचि रही। उसका रिफ्लेक्शन ये रहा कि हमने हमारे इलाके में भी स्पोर्ट्स पे बहुत काम किया जी। सर, देश की बात करें, अगर देश में अगर दूसरे पायदान पे अगर कोई बेरोजगारी के नाम पर आता है तो हमारा प्रदेश आता है, राजस्थान आता है। सर, इसका एकमात्र आपके द्वारा दिया गया कारण जानना चाहता हूँ। सर, क्या कारण हो सकता है कि हमारा प्रदेश देश के दूसरे नंबर पे बेरोजगारी में है? इसका कारण आपके द्वारा क्या है? सर, देखिए, बेरोजगारी का एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं कह सकता किस नंबर पे है जी, क्योंकि ये एक बड़ा वेग सा डिटेल है जी। पर हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा होने के कई कारण हैं। वन ऑफ द रीजन ये है कि हम लोग का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एक तरफ रेगिस्तान, एक तरफ पहाड़ी इलाका, एक तरफ रेवाइंस हैं जी। तो राजस्थान बहुत टफ ज्योग्राफिकल कंडीशन में है। हमारे पास में कोई बहुत बड़ा समुद्र तट नहीं है, हमारा लैंडलॉक एरिया है जी। हम किसी सी शोर पे नहीं है और यूं देखा जाए तो राजस्थान का देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारे पास में है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है और कई चीज़ें इस तरह की हो गई जिसके कारण कि हमको बिजनेस सपोर्ट नहीं मिल पाया, इंडस्ट्रियल सपोर्ट नहीं मिल पाया। बट धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मार्बल और ग्रेनाइट में हम लोग ने काफ़ी अच्छा काम किया है कई वर्षों में जी। पर ये निश्चित तौर पे ये बात है कि जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बहुत बड़ा रीज़न रही है। यहाँ के डेवलपमेंट की वो स्पीड नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी जी। सर, बूस्ट नहीं हो पाई। सर, आप और मैं हम सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं। सर, काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे एक कम्युनिटी बहुत मजबूत रहती है। जैसे सर, बात करें हम गुजरों की, जाटों की या किसी अन्य समाज की तो वहाँ एकता नज़र आती है, पर जब बात हमारे रावतों की आती है तो हमें बहुत सारी फूट पड़ चुकी है सर, बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। इसका कारण आप क्या सोचते हैं सर? क्या कारण है हम लोग इतने बिखरे हुए हैं? देखिए, बहुत सारा पॉलिटिकल एम्बिशन, यूँ कह लीजिए कि सोशल एम्बिशन, सोशल पोस्ट पे जाने का एम्बिशन जी। हर आदमी अपने आप को समाज का अध्यक्ष बनाना चाहता है जी। उसके लिए अगर उसको अध्यक्ष नहीं बनाओ तो अपनी अलग से महासभा बना लेगा जी। और महासभाओं के जंजाल में अटक करके समाज का जो एकता वाला जो बात है वो बिखरती जा रही है जी।
मैं भी राजनीति में आया, उसके बाद मुझे भी ये कहा गया कि आप समाज के राजनीति में या समाज की पोस्ट पे आने की दिलचस्पी ले, तो मैंने उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि सामाजिक काम करने वाले लोग बिल्कुल डिफरेंट है जी। मुझे जनता ने जनादेश दिया है पॉलिटिकल तौर पे, और हमारी पार्टी सत्ता में है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम गवर्नमेंट से करा के लाने के लिए। और मैंने हमेशा ये कहा कि समाज के मंच पे जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं वो लोग समाज के मंच पे काम करें, और उन लोगों का भी काम इस मोटिव को लेकर के होना चाहिए कि इससे हमारी समाज का भला हो। यूथ के ऊपर फोकस होना चाहिए। हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि भाई हमारा यूथ किस तरह से आगे जाए। ये एक ऐसा एफर्ट होता है जिसमें आप आज एफर्ट करते हो तो 5-10 साल बाद रिजल्ट मिलता है। जी। तो ये बात सही है। एक जमाना था जब 1960-70 जब समाज सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उस समय ये सामाजिक संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से नाउ हम लोग जिस दौर में भी जी रहे हैं, इस दौर में जो ज़रूरत है कि आज के ज़माने के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को पढ़ाया लिखाया जाए, उनको सक्षम बनाया जाए, उनमें संस्कार डेवलप किए जाए और उनको इस तरह से मजबूत किया जाए कि वो इस आने वाले समय में इस कंपटीशन को फेस करके अपनी स्पेस बना पाए जी। उसी के तहत हम लोग पॉलिटिकली काम कर रहे हैं। मैं पॉलिटिशियन हूं तो मेरे को अगर एमएलए के तौर पे मौका मिला है तो मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं उस तरह से। वही हमारे समाज के जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमारा यूथ आगे कैसे बढ़े, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो। आज जो भी ये जितनी भी प्रथाएं, रूढ़िवादी प्रथाएं, इससे हम बच्चों फीमेल्स को आगे कैसे लाएं। महिलाओं के अंदर भी अब पर्दा प्रथा और ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। जिस जमाने में अभी हम जी रहे हैं उसमें हमको कोशिश करना है कि महिला साथ में आकर के कोई निर्णय कर सके, वो डिसीजन मेकिंग में भागीदार बने। ये समाज सुधार की जरूरत है। यूथ समाज के जाजम पे आके बैठे और उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी भलाई के लिए समाज के सब लोग मिलकर के उसका काम करें जी। मेरा मानना है कि विघटन की तरफ दिमाग नहीं दे करके और हमको उसके डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए जी। और मैं एक और चीज इसमें पॉजिटिव मानता हूं, अगर 3-4 महासभाएं भी है और चारों महासभाएं इस बात के ऊपर एफर्ट करती है कि हमारा यूथ आगे बढ़ जाए तो दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी अच्छा है। पर काम तो अच्छा करो, नौजवान के लिए कोई काम तो करो, याद तो करे नौजवान जाकर के, यूथ हमारे इलाके का यूथ याद तो करे कि हमारे इन फला सामाजिक लोगों ने ये काम किया था जी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक उससे अपने आप ही समाज की फूट खत्म हो जाएगी। जब हम पॉजिटिव काम करने लगेंगे तो किसी ना किसी एक मंच पे हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सब खड़े होंगे जी। बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा विचार रखा है सर। आए दिन आपके सोशल मीडिया पे डांट फटकार वाले वीडियोस आते रहते हैं, कहीं कोई लोग नेगेटिव लेते हैं, पर मेरा पर्सनल कहें तो मैं इस चीज को पॉजिटिव लेता हूं, क्योंकि किसी अगर दर्द हो रहा है तो ही वो वहां पे जाकर के ग्राउंड लेवल पे जाकर के डांट टपकार कर रहा है। और सर ऐसी सब चीजें करते हैं सर, तो आपको बहुत सारे प्रेशर्स भी आते होंगे आपके ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर्स, तो उनसे आप कैसे डील करते हैं सर, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, हम किसी अधिकारी से जब बात करते हैं तो हमारा पहला सवाल बड़ा नम्रता से ही होता है कि भाई ये काम कर देंगे क्या, आप नहीं करेंगे। अगर वो हमसे उसी लहजे में वापस बात करता है तो निश्चित तौर पे कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जो बहुत स्पॉन्टेनियसली काम को कर देते हैं, उसी टाइम उस काम को कर देते हैं तो उनका हमारे मन में रिगार्ड भी होता है। मैं हमेशा वर्णन करता हूँ, अरविंद पोसवाल राजसमंद कलेक्टर रहे तो भीम देवगढ़ के डेवलपमेंट में उनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। 3 साल वो कलेक्टर रहे तो उन्होंने जो सहयोग किया वो उसका हम वर्णन भी करते हैं। आज हम अरविंद पोसवाल जी जब यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो हम उनको बधाई देने के लिए गए घर पे, सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर। तो ऐसा नहीं है कि हर अफसर से हम झगड़ रहे हैं जी। जो अफसर बेईमानी करेगा, जो अफसर गरीब आदमी को धक्के खिलाएगा, जो अफसर नौजवान को परेशान करेगा, जो अफसर पीड़ित महिला के पक्ष को नहीं सुनेगा, तो उसको तो थोड़ा गंभीरता से लेना ही पड़ेगा जी। और यहाँ पे जो एक परंपरा बन चुकी है कि हर चीज के अंदर जब तक पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हो अफसर काम नहीं करना चाहता। क्यों भाई, अफसर सुओ मोटो भी काम करे, लोग चक्कर क्यों काटते हैं आपके दफ्तर में। पॉलिटिकल लोगों को तो पॉलिसी मेकिंग का काम दिया हुआ है, अफसरों को एग्जीक्यूशन का काम दिया हुआ है। एग्जीक्यूशन अच्छा क्यों नहीं है? आप देखिए दफ्तरों के बाहर लोग चक्कर काट रहे हैं, क्यों चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के बाहर? ये प्रश्न उनको खुद से करना चाहिए। मैंने उस समय भी जो जिला कलेक्टर राजसमंद से नाराजगी व्यक्त करी थी वो ये बात की थी कि राजसमंद कलेक्ट्रेट के अंदर आप नीचे कैसे रोक सकते हो किसी आदमी को जंगला बंद करके कि कोई ऊपर नहीं आएगा जी। आराम से कलेक्टर के चेंबर में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, क्यों कलेक्टर उनको बिठाएगा नहीं? कलेक्टर के पास में इतनी व्यवस्था है कि वो पानी के ग्लासेस की व्यवस्था करे उनके लिए, तो वो क्यों नहीं करेगा उस चीज को? वो सारी चीजों को उनको देखना पड़ेगा। और वो तमाम चीजें जब तक हम लोग
एंटरटेन नहीं करेंगे, पब्लिक को सम्मान नहीं देंगे, उसके लिए मेरी लड़ाई थी जी। जनता के लिए, जनता के द्वारा। हाँ, और मेरा ये मानना था कि कलेक्ट्रेट में लोग धक्के क्यों बाहर खड़े क्यों रहे, चपड़ासी के जैसे, याचक के जैसे क्यों खड़े रहे, भिक्षा मांगने के मुद्रा में क्यों खड़ा रहे, वो अधिकार की मुद्रा में होना चाहिए। कलेक्टर को बाहर आने के चेंबर में सबके काम करने चाहिए। जी जी जी। और मेरा हमेशा ये मानना है, IAS ऑफिसर का पूर्ण सम्मान है, पर उसको कलेक्टर बनाया, उसको खुदा नहीं बना दिया, भगवान नहीं बना दिया, राजा महाराजा नहीं बना दिया, जो आप ऊंचे पायदान पे जाके बैठ गए और फिर आप तो अंदर AC के चैम्बर में बैठे और पब्लिक बाहर धक्के खा रही है, और फिर आप 5 मिनट के अंदर खड़े होकर के उनको रवाना कर दो, कुछ को नीचे खड़ा कर दो, कुछ को ऊपर खड़ा कर दो। ये व्यवस्था के मैं खिलाफ हूँ जी। और कोई अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करे और टाइमली डिस्पोजल करे, जब तक ठीक है। अगर नहीं करेगा तो धमकाएंगे भी, डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, और जो लोगों ने हमको जिम्मेदारी दी है उसको निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और लोग हमको क्यों भेजते हैं विधानसभा में चुन करके या कोई MLA बना करके, वो इसलिए थोड़ी कि अधिकारियों के पीछे पीछे हम धक्के खाते फिर। और दूसरी बात है पॉलिटिकल प्रेशर की, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और किसी ने आज दिन तक मुझे ये नहीं कहा कि तू क्यों लड़ रहा है लोगों के लिए। रादर मुख्यमंत्री जी का तो हमेशा ही कहना था अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ना जी, अपने लोगों की आवाज उठाना। उन्होंने कभी नहीं कहा, उनका विजन यही था। हाँ, उनका विजन यही था कि लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई अधिकारी गलत होगा तो उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। CM कभी इंटरवीन नहीं करते इस चीज के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल आदमी अगर ये काम नहीं उठाएगा तो फिर उसके लिए पब्लिक उसकी तरफ देखेगी क्यों? बिल्कुल, इसलिए हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है जी। कलेक्टर साहब से जिनसे हमारा हुआ, मैं व्यक्तिगत तौर से उनके मेरी कोई नाराजगी नहीं है, पर जो काम गलत करोगे तो उसके लिए पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा जी। काम के लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम किस काम के लिए बैठे हैं वहां पे। हाँ। उस काम में हम लापरवाही थोड़ी बरतेंगे, वो काम में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी जी। बाकी पूर्ण सम्मान है जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, सब मिनिस्टर्स का, सबका पूर्ण सम्मान है, परंतु काम में कोताही नहीं होनी चाहिए। ओके सर, लास्ट वीडियो में मैं प्रभु जी मंदारिया करके देवगढ़ उन सिंगर है, उनसे मिला था, तो उन्होंने आपके ऊपर एक गाना बनाया था। तो उस गाने के ऊपर सर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। सर, आप संगीत के ऊपर क्या विचार रखते हैं अपने संगीत के? अच्छा गाना था वो, हमारे बड़े अच्छे प्रशंसकों में से एक हैं जी। और सुओ मोटो उन्होंने बनाया था। कई बार तो होता है हम लोग अप्रोच करते हैं कि आप हमको प्रमोट कीजिए जी। मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि उन्होंने खुद ने बनाया, और अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, प्रेरणा देते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। जब आपको अच्छा काम करते हो और आपको थोड़ी बहुत थपथपी मिलती है, पीठ पे थपथपाते हैं, तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी एनर्जी तो आती है, एनर्जी, मोटिवेशन मिलता है। सर बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली काम करें हम लोग जी। सर, ये आपके ऊपर जो मोटिवेशनल सॉन्ग बनाया, इसका एक बड़ा कारण है कि वो आपके काम को देख करके खुश हुए हैं, ना कि आपकी प्रशंसा से। उन्होंने आपका काम को देख के सराहाया है सर, वो बहुत, मैं खुद भी उनका शुक्रगुजार करता हूँ प्रभु जी मंदारिया का। उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया। सर, अभी आप वर्तमान में कौन कौन सी योजनाओं पर काम कर रहे हैं? सर देखिए, एक सबसे बड़ी स्कीम जो थी चंबल, जिसके लेके हम प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्दी हम उसके ऊपर सफलता हासिल करेंगे जी, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक काम होगा। काफ़ी कुछ हमारा 90% से ऊपर वर्क, हमारा टेंडर वर्क और सब कंप्लीट हो चुका है, लास्ट स्टेज पे है। जल्द से जल्द कभी भी अच्छी खुश खबर हमको मिल सकती है। दूसरा, यूथ एम्पावरमेंट जी, जो हम हमारे भीम देवगढ़ में आप देख रहे होंगे, रोड के ऊपर खूब स्टेडियम्स बन रहे हैं जी। हाँ, आप कहीं जाओगे आपको दिखेगा भीम और देवगढ़ में स्टेडियम बनता है, और एक भी स्टेडियम ऐसा नहीं है जो कि आप सोचोगे कि बड़े शहरों में बन दिखे जैसा ना हो। जो बड़े बड़े शहरों में स्टेडियम नहीं है, वो हम लोगों ने हमारे उपखंड हेडक्वार्टर पे फ्लड लाइट के साथ स्टेडियम बनाए। वो इसलिए कि हमारे युवा को ये फील हो, ये महसूस होना चाहिए कि आप सही रास्ते पे चलो, पढ़ाई करो, खेल कूद करो और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो। सरकार आपके पीछे, आपका MLA आपके पीछे है। आज दिन तक 75 साल में कभी भी यूथ के ऊपर इतना काम नहीं हुआ जितना अब की बार भीम देवगढ़ में हुआ है। स्कूल्स के अंदर जाओगे तो आप 300-400 कमरे आपको बनते हुए दिखेंगे। हर स्कूल में कोई ना कोई कमरा बन रहा होगा, कोई ना कोई निर्माण हो रहा होगा या हो गया होगा। कोई जना ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे गांव में कोई काम नहीं हुआ। सामुदायिक डेवलपमेंट हमने खूब किया। मंदिरों की बात आती है तो भाजपा के लोग मंदिर के नाम पे वोट तो लेते हैं, राम के नाम पे वोट तो लेते हैं, पर मंदिरों की दशा सुधारने पे किसी ने विचार नहीं करा जी। 15 सालों में ये नहीं सोचा कि हमारे सराय, हमारे सामुदायिक भवन, हमारे मंदिर की क्या स्थिति है जी। हमारे यहाँ पे 4-5 प्रमुख स्थान है। आसपाड़ का मंदिर है हमारे यहाँ पे, आसपाड़ का मंदिर है। वहां जाने का रास्ता इतना खराब था कि ब्यावर से लोग जाते थे, कितने खड्डे पड़े हुए। आज आप जाइए, पूरा रास्ता एकदम बिल्कुल CC रोड, डामर का रोड परफेक्ट बना, कहीं से भी आप आइए। दूसरा, सैंड माता का मंदिर था, वहां पे सड़क नहीं थी। गोरी धाम हमारे यहाँ पे था, जो कि बहुत विश्व प्रसिद्ध है मंदिर, जहाँ पे नीचे झरना भी चलता है। वहां तक हमने 3-4 किलोमीटर तक रोड उतार दिया। गोरम घाट का जो जहाँ पे ट्रेन जाती थी, सिर्फ ट्रेन जाती थी,
अभी हमने रोड रूट बना दिया, हजारों लोग सैलानी वहां से जा रहे हैं, मंदिर में जाने का रास्ता हो गया, तमाम सीम माता का मंदिर है, आप देखेंगे तो एक केरोंडा की नाल में एक मंदिर है, वहां पर भी हमने सड़क पहुंचाई, मतलब इम्पॉसिबल मंदिरों तक अप्रोच पहुंचाई। मतलब आप कहने पे बिलीव नहीं करते कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और मैं ये बात अभी भी बोल रहा हूँ, मैं भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा जी, काम के नाम पे वोट मांगूंगा जी, क्योंकि भगवान को तो हम, हमारी पूजा अर्चना, हमारा विश्वास का केंद्र है, वो वोट मांगने का साधन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है सर। आप ये समझिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं के एजेंडे पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी आदमी जो भगवान के नाम पे राजनीति कर रहा है वो गलत है जी। आप अपने काम के नाम पे राजनीति करो ना, अपने डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति करो, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है उसके नाम पे राजनीति करो, बाकी आप भगवान के नाम पे कैसे राजनीति कर रहे हैं जी। मतलब मेरा ये मानना है, भगवान का तो काम करो, आप मंदिरों में काम करो, आप जा करके लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करो, दर्शनार्थी जो आ रहे हैं उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर काम करो आप लोग। एग्जैक्टली, बट आप ऐसे वोट मांगना वो सही नहीं है। मैं जाके कहूँ कि साहब राम के नाम पे मेरे को वोट दे दो, राम के नाम पे मेरे को क्यों दो वोट जी। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि राम के नाम पे मुझे मिले, सामने वाले को भी मिलना चाहिए। सही बात है भाई, जो मेरा ये मानना है कि इसको भगवान के नाम को वोट का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, और राजनीति गरीब आदमी को ऊपर उठाने के लिए, यूथ का मदद करने के लिए, दलितों महिलाओं को का बेटरमेंट करने के लिए, किसानों की भलाई के लिए, जवानों के लिए, फौजियों के लिए कितना अच्छा काम हम लोगों ने भीमदेवगढ़ में किया है। जिला सैनिक कार्यालय उदयपुर हुआ करता था, आज भीम में कोई वार विडो है या फौजी की विडो है तो उसको बेचारी को 2000 रुपए खर्च करके और उदयपुर जाना पड़ता था, एक छोटा सा कोई अगर उसमें चेंज कराना। आज वो ऑफिस हम भीम लिया है जी, उसका जल्दी हम 15 अगस्त पे उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा। तो ये एक उपलब्धि है, इस तरह के काम करो, काम करोगे तो लोग अपने आप याद रखेंगे इस चीज को। जी सर, एक बड़ी समस्या देखी जाती है हमारे क्षेत्र में कि हमें अच्छा चिकित्सालय मिल नहीं पाता सर, इसके ऊपर आप जी 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 बहुत इम्पोर्टेंट बात करी आपने। भीम और देवगढ़ में हेल्थ का सेक्टर था। 2018 दिसंबर में जब मैंने विधायक के तौर पे काम शुरू किया तो बहुत बुरी स्थिति थी। भीम में तो 3 डॉक्टर थे और देवगढ़ में भी 2 डॉक्टर थे। उसके बाद हमने, आज भीम में हमारे 17, 18, 20 डॉक्टर पोस्टेड हैं। ओह माय गॉड। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि देवगढ़ के अंदर भी 12-13 से हम ऊपर जाएं संख्या में। हमारे सारे अस्पतालों को क्रमोन्नयन हो गया, मतलब सब क्रमोन्नत हो गए। आज भीम का अस्पताल उप जिला चिकित्सालय हो गया। 30 करोड़ से ऊपर की हमने बिल्डिंग सैंक्शन करा दी, जो कि बिल्कुल पास वाली जमीन में बनेगी, और वो इतनी ऐतिहासिक बिल्डिंग होगी कि वो अपने आप में पर्याप्त सब चीजों को एंटरटेन कर लेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो 40-50 करोड़ की एक बिल्डिंग और बनाएंगे पुरानी जगह को हटा करके, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे, सारा हमारा प्लान में है। देवगढ़ में हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना के दौरान में हमने देवगढ़ में एक आईसीयू चलाया, जो कि एक सीएचसी के अंदर आईसीयू चलाने का एकमात्र एग्जाम्पल था इंडिया के अंदर। वेंटिलेटर्स लगाए हमने, आईसीयू चलाए, हमारे डॉक्टर्स ने रात दिन काम किया, हजारों लोगों की जान बचाने में हम कामयाब हुए। वेंटिलेटर चलाना आईसीयू के अंदर वॉज इम्पॉसिबल इन कोरोना, वो हमने चलाया। आज भीम के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं दिन रात की, भाई कोशिश करके हम भीम की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारें। आने वाले 2-4 साल में आपको भीम के अंदर हॉस्पिटल की इंफ्रा को लेकर 2-3 साल बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं, दिक्कत नहीं पड़ेगी। हमने सब पैसा सैंक्शन कर दिया, काम जल्दी से चालू होने वाला है। कोरोना के 2 सालों के कारण हमारे विकास के कार्यों को फाइनल स्टेज में ले जाने में हमको थोड़ी दिक्कत आई जी, पर अब सब चीजें बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है जी। सर, अभी आपने ब्यावर से एमएलए के चुनाव भी लड़े थे सर, वहाँ पे आपको पराजय हाथ हुई, तो सर आपने जब डाटा एनालाइज किया होगा तो आपको क्या कारण निकल के आया कि सर आप वहाँ पे विजय नहीं हो पाए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी, सब वो अनप्लान्ड स्टेप था, एकदम अचानक से हुआ था। मैं एक समाज की मीटिंग हुई, उसके तहत मैं जवाजा के पाल पे गया था, फिर समाज के लोगों ने एकदम तय किया और उसी समय ये निर्णय हुआ। इसकी कोई ना तो प्लानिंग थी ना कोई बात थी, और फिर उसके बाद में जो समाज का आदेश हुआ उसके हिसाब से मैंने चुनाव लड़ा। परिणाम सबके सामने, सफलता हासिल नहीं हुई क्योंकि कोई प्लान नहीं था और कोई पार्टी आइडियोलॉजी के साथ में हम काम नहीं कर पा रहे थे। तो शायद वो भी एक रीजन था। भारत के अंदर चाहे कुछ भी कर लो, भाजपा और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के 10-10 हजार 15-15 हजार वोट फिक्स वोट होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो आपको निश्चित तौर पे जरूरत पड़ती है अनटिल अनलेस की फिर आपका कोई स्टेचर इतना बड़ा हो जाए या आपके साथ इस तरह का कोई राजनीतिक कुठाराघात हो जाए, तो फिर आपको निर्दलीय में सफलता आसानी से हासिल करने को मिलती है। पर वो एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था जिसको आगे जाकर के हमने ठीक किया, और आज जो मैं काम करने में अच्छी तरह से कामयाब हो रहा हूँ उसमें उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है कि हमको ये सोचने को मिला कि भाई
कैसे काम करना चाहिए, क्या डिमांड है। तो 2003 से लेके 2018 के बीच में 15 साल का जो पीरियड था उसमें मैंने बहुत चीज़ों को सीखा, देखा, जाना, तो उसका फ़ायदा अब हमको इस कार्यकाल में मिला। जी, कांग्रेस एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेके आई थी 1980 के समथिंग पुरुष प्रधानता को हटाने का, और आज वह जाकर के महिला सशक्तिकरण में एक अच्छा रोल निभा भी रहा है। सर, आप इस विचार पे क्या दृष्टिकोण रखते हैं? देखिए, डेफिनेटली होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ समाज में भी होना चाहिए, महिलाओं का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर जगह पे। अब आप जहाँ भी जिस किसी कंट्री को देखेंगे, जो भी डेवलप कंट्री है जी, जब तक अनटिल अनलेस ये 50% की जो आबादी है, 50% जो महिला पॉपुलेशन है जी, फीमेल पॉपुलेशन है, इसका बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जी, तो उतना डेवलपमेंट आप अचीव नहीं कर पाओगे जितना आपको डिजर्व करते हैं। सही। तो इसलिए डेफिनेटली होना चाहिए। इसमें तो सब लोग हम ओपन माइंडेड है, और ये जब भी आएगा, जिस फॉर्म में भी आएगा, उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। ओके सर, कई बार ऐसा देखा गया है, काफ़ी सारे सेक्टर्स में ऐसा देखा गया है कि जो हमारा जो सिक्योरिटी, जैसे पुलिस का जो सेक्शन है सर, वहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड, फर्जीवाड़ा होता है सर। काफ़ी सारे पुलिस वाले केस लेने से पहले पैसे लेते हैं, फिर उस केस पे काम करने की एक्टिंग करते हैं, फिर और पैसे ले लेते हैं। तो उस सेक्टर का हम क्या कर सकते हैं सर उसमें और अच्छा सुधार? देखिए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है एक जी। तो, और एक बोल्डनेस बहुत जरूरी है, निर्भीकता होना जरूरी है। हम लोग अगर कोई भ्रष्ट अफसर है उसकी बात को ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, ऊपर ऑफिसर्स हैं, सीएम के यहाँ भी विजिलेंस विंग है, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या व्यवस्था ये नहीं चाहती कि यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारियों की भरमार हो। जी, एक बात तो ये मानना पड़ेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो विशेष विजन है कि भाई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसीबी के उस मामले में उन्होंने कभी दखल नहीं दिया। तो इसीलिए पर थोड़ी बोल्डनेस तो उस प्रार्थी को भी रखनी पड़ेगी। मैं भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो मैं उनको ये कहता हूँ, कम से कम आपको उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ लोग होशियार होते हैं जो इन भ्रष्ट लोगों को पर्दाफाश कर देते हैं, उससे सुधार आता है थोड़ा बहुत जी। पर हाँ, ये बात सही है कि वो सुधार नहीं आ पाया जो आना चाहिए था। तो इसलिए पब्लिक कंट्रीब्यूशन भी जरूरत है। अगर हम भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर तो वो बढ़ेगा ही। जी, एग्जैक्टली। हाँ, मेरे भी कई काम ऐसे थे, व्यक्तिगत काम, जब मैं विधायक नहीं बना उससे पहले के भी, जी, जो अगर मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता तो मेरे 2 महीने में हो जाता, पर मैंने उस रास्ते को नहीं पकड़ा और वो काम होने मुझे 1.5-2 साल लगा। परसुएशन करते रहे, पैसा नहीं देना था। कि मन बना ले, अगर जनता मन बना ले तो कुछ भी चीज असंभव नहीं। हमें शॉर्टकट नहीं लेना है, बस ऐसा सोच ले। अगर हम लोग सोचते हैं 2 बार चक्कर क्यों काटेंगे, इसलिए इसको पैसा दे दो, वो भी एक बड़ा रीजन है। वो चाहेंगे, अधिकारी कर्मचारी चाहेंगे कि आपको बार बार चक्कर काटने पड़े। जी। अगर सर आपको अभी फ्यूचर मौका मिले, अगर फ्यूचर में आपको मौका मिले तो सर हमारे क्षेत्र को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या बनाना चाहते हैं सर हमारे क्षेत्र को? देखिए, भीम देवगढ़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो भीम देवगढ़ के लिए तो हमने जो विजन तय कर रखा है उस पर हम लोग बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। स्कूल्स का और स्टेडियम्स का, इंफ्रा का, सड़कों पे बहुत काम के इंस्टीट्यूट्स बहुत लेके आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी, बार बार मेरा फोकस यही है कि यूथ जितना एम्पावर्ड होगा, यूथ जितना एम्पावर्ड होगा, यूथ जितना स्ट्रांग होगा, उसको जितना आप अच्छे रास्ते पे डालोगे, उसके लिए जितना आप हेल्पिंग हैंड रहोगे, वो एक बहुत बड़ा विजन होता है कि भाई उसको आपको कैसे लाना है। हम लोगों ने सोचा हुआ है कि पानी की व्यवस्था को हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढें। देखिए, हैंडपंप खोदने से तो काम हो नहीं रहा था, तो फिर हमने चंबल के ऊपर फोकस किया। चंबल का पानी आ जाएगा तो पानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। थर्ड थिंग है कि फिर आपका खेती को लेकर के, तो जब तक आपका ग्राउंड वाटर नहीं सुधरेगा तो उसके लिए हम बहुत सारे बांध और बहुत सारे हम एनीकट्स के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। वो भी हमारी 2-3-4 साल की लंबी व्यवस्था है। उसके बाद में आप देखिएगा 5-7 साल बाद में भीम देवगढ़ के अंदर जमीन का जो एग्रीकल्चर लेवल है वो भी सुधरेगा, जमीन का पानी भी सुधरेगा, ड्रिंकिंग वाटर ठीक हो जाएगा, यूथ ठीक हो जाएगा, एग्रीकल्चर ठीक हो जाएगा, विमेन एम्पावरमेंट पे, चाहे राजीविका के माध्यम से, जहाँ से भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये 4-5 फैक्टर्स पे हम काम करेंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, थोड़ा सा औद्योगिक विकास करें। हम 2-3 रीको लेकर के आए हैं, उसमें फैक्ट्रीज आए, उसमें बड़े यूनिट्स आए, रोजगार मिले। सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट है। सबसे बड़ी समस्या यही है। जनरेशन इज द फर्स्ट थिंग, फॉरमोस्ट थिंग, जो कि हमारे इस मगरा क्षेत्र में हमको मेजर प्रॉब्लम। और मैं ये भी मानता हूं कि जो हमारे यहाँ बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं उसके अंदर लोकल लोगों को रोजगार ज्यादा मिले। जैसे सीमेंट प्लांट्स लग जाते हैं और फिर बाहर से ला करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और यहाँ का जो आदमी होता है वो बेरोजगार बैठा है। हाँ,
तो वो चीज को भी रोकना चाहिए हमको, सबको इकट्ठे होकर के कोशिश करनी चाहिए कि लोकल यूथ को मौका मिले। हाँ ठीक है, क्वालिफाइड होना चाहिए जी। हम भी ये नहीं कहते कि प्राइवेट सेक्टर में बड़ी यूनिट चला रहे हैं तो वो डिस्क्वालिफाइड लोगों को नहीं लेंगे। तो आप इस बात पे मैं काम करना चाहता हूँ। 5 साल के एक पीरियड में हमने प्रयास किया है, अगर लोग अगली बार फिर मौका देंगे तो इसमें और अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। अगली टेन्योर को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, जॉब ओरिएंटेशन पे फोकस करेंगे ज़्यादा। इस बार इंफ्रा पे फोकस किया था, एक तरह से इंफ्रा काफ़ी अच्छा हो गया है बीम का, और अब आने वाले समय में साल भर में सब चीज़ें ठीक हो जाएगी तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। जी, इसी के साथ हमारे सवाल समाप्त होते हैं। ये हमारे साथ थे हमारे श्रीमान सुदर्शन सिंह जी, जो कि एक बहुत अच्छे राजनेता के रूप में कार्य कर रहे हैं, और आने वाले समय में किस किस तरीके का इनका लेवल है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं भगवान से दुआ यही करता हूँ सर, आप भी नेक्स्ट टाइम ही आओ, क्योंकि जो डेवलपमेंट अभी हम लोग देख रहे हैं, सही बताऊँ तो मैंने पिछले ऐसे टाइम में अभी तक देखा नहीं, जो इतना फास्टली जो काम हो रहा है वो सर काम बहुत फास्टली हो रहा है। और आप लोगों से मैं, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन, अपनी राय, अपनी सलाह जरूर लिखिए, और अपनी शिकायतें, अपनी सुझाव हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राजसमंद जिला को टाइगर जनता के मन